नीट एग्ज़ाम कब होने वाला है, नीट एग्ज़ाम की डेट क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, किस दिन होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो 12th एग्ज़ाम है उसकी जो डेट शीट है, जो उनका लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 15 जून को। सो ऑब्वियसली 15 जून से पहले तो आपका नीट एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एंड इसके बाद भी अगर आप टाइम लगाते हो एटलीस्ट 1 मंथ, सो एटलीस्ट 1 मंथ बाद 1 मंथ गैप होगा नीट एग्ज़ाम में, ट्वेल्थ का फाइनल एग्ज़ाम के बाद एंड नीट एग्ज़ाम में। सो एटलीस्ट 1 मंथ का आपको गैप मिलने वाला है। सो आपका इसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है, नीट एग्ज़ाम होने वाला है, वो होगा जुलाई एंड में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के फर्स्ट वीक। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी कि आपका नीट एग्ज़ाम कब होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही होने वाला है। देन सेकंड थिंग कि आपका नीट में सिलेक्शन कैसे होगा। सो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज केमिस्ट्री एंड बायो। सो यहाँ पर जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये 2 सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है इसको इग्नोर नहीं करना है, फिजिक्स। क्योंकि 720 मार्क्स में से अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, दिल्ली में कॉलेज चाहिए, दिल्ली का बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली 680 670 680 स्कोर करना ही होगा, 680 प्लस स्कोर करना होगा फॉर, अगर आप चाहते हो कि आपको दिल्ली में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। क्योंकि 680 के आसपास भी मोर देन 1000 रैंक आ रही है। तो 680 एटलीस्ट आपको यहाँ पर टारगेट करना है कि आपको एक दिल्ली का अच्छा कॉलेज मिल जाए या फिर कोई दूसरे स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो हमेशा आपका टारगेट है 680 होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 680 स्कोर करना होगा। अदरवाइज़ आपको वैसे भी नॉर्मली टारगेट हमेशा करके रखना है कि अगर आपको पेरिफेरल में भी अगर आप सोचते हो कि आपको कॉलेज मिल जाए तो भी आप ले लोगे, तो भी आपको एट दिस सिचुएशन 600 प्लस तो हमेशा आपको स्कोर करना ही है। इसके लिए आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने हैं। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ही आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, और जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आपकी रैंक आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। सो जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको जितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ़ एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, जितने भी जहाँ से भी जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, आकाश के मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो या फिर एलन के मॉडल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी बुक हो एक्स वाई जेड, उसके नंबर ऑफ़ एमसीक्यू जितने भी हैं आपके पास सारे के सारे आपको सोल्व करने हैं। एंड नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, जो ट्रिपल ई का जो एग्ज़ाम आते हैं, ट्रिपल ई के जो प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको आपको मार्क करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि लास्ट 10 ईयर्स के जो ए आई ट्रिपल के जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। यहाँ पर आईआईटी के क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बट जो ए आई ट्रिपल के क्वेश्चन हैं वो आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि फिजिक्स में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सेम टू सेम वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एंड ये बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि वो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं ए आई ट्रिपल के, वहाँ से उनको 3-4 क्वेश्चन तो विद आंसर उनको पहले ही पता होता है। बट फिर भी आपको वो क्वेश्चन अच्छे से ही पढ़ कर उसका आंसर सोल्व करके उसके बाद ही टिक करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले से सोल्व किया हुआ है देन बिना आंसर सोल्व किए, बिना क्वेश्चन सोल्व किए उसको आप टिक कर दो। सो आपको 3 to 4 क्वेश्चन फिजिक्स में यहाँ से मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज कि फिजिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। एंड ऑब्वियसली बायो, बायो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड अगर यहाँ पर अगर बायो में आप गलतियाँ करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। बायो को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। बट अगर आप कोई भी क्वेश्चन बायो का कोई सिंपल क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। क्योंकि बायो वो सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एटलीस्ट 10 to 15 रीडिंग मिनिमम 10 to 15 रीडिंग आपकी होनी चाहिए बायो की। नेक्स्ट थिंग कि आपको बायो में भी मेन थिंग जो
कुछ साइंटिस्ट के नाम होते हैं, उनको बहुत अच्छे से याद करना है। एंड कुछ कुछ जो होते हैं आपको डिकेड्स या फिर कुछ इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों के चांसेस होते हैं कि वो गलत होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड बायो को एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 11th एज वेल एज 12th दोनों को आपको कवर करना है। एंड रही कुछ क्वेश्चन की जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन कर लेनी है और उस टेस्ट सीरीज़ में जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं उनका आपको एक अच्छे से लिस्ट बना लेनी है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी जो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टॉपिक से रिलेटेड ही, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये बायोकेमिस्ट्री होती है वहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके बायो में क्वेश्चन बाहर से आने के लिए, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट थिंग कि जो आप मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा सोल्व करोगे वहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बायो की एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है तो वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है एंड उनको रिवीजन करना है, अच्छे से एक लिस्ट बनानी है। देन दैट्स ऑल। और नेक्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वीक पॉइंट होता है, फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो इन दोनों को भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक एक रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आपको याद होनी चाहिए, कैसे कोई प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है वो आपको सब पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए, एक एक रिएक्शन याद होनी चाहिए। और जो एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व किया होना चाहिए। सो एनसीईआरटी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी के हर एक रिएक्शन पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, आप जितना ज़्यादा सोल्व करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उतनी ज़्यादा वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपको रिएक्शन याद होने लग जाएंगी एंड उतने ही ज़्यादा फास्ट आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी एंड उतने ही ज़्यादा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होंगे। देन सेकेंड थिंग इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी जो स्टार्टिंग के एटलीस्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 6-7 चैप्टर्स ही होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो इनको अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो सेम चीज़ इनके लिए भी अप्लाई होती है कि अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है एंड किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं कि या फिर किसी भी कोचिंग के जो एमसीक्यू होते हैं वो आपको सोल्व करने हैं। देन नेक्स्ट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। देखो बहुत ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट होता है जो 10 आवर्स पढ़ के भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12 आवर्स पढ़ते हैं, 16 आवर्स पढ़ते हैं जब जाके उनका सिलेक्शन होता है। बट अगर आपसे ये कहे कि कोई अगर आपको ये कहता है कि मैंने 4 आवर्स या 6 आवर पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है, तो वो इंसान बिल्कुल गलत बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मिनिमम 10 आवर्स 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एक साल के लिए 10 आवर्स, अगर एक साल में अगर आप तैयारी कर रहे हो 11th 12th अगर आपको कवर करना है तो आपको पर डे 10 आवर्स, वीक में एटलीस्ट 5 to 6 डेज आपको 10 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा पर डे, जब जाके आपको सिलेक्शन होने वाला है। एंड यहाँ पर जो रूमर्स होते हैं दूसरों के कि 4 आवर्स 6 आवर पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो गए, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। बट जो मिनिमम है वो आपको 10 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम में सिलेक्शन होना, अभी जो कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आपको 10 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपको आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको कैसा डॉक्टर बनना है। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है, टॉप कॉलेज की ज़रूरत है। एंड टॉप कॉलेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी रैंक चाहिए, एक अच्छी रैंक चाहिए फॉर टॉप कॉलेज के लिए। एंड उस रैंक के लिए आपको फिर से बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं मुझे किसी पेरिफेरल कॉलेज में भी एक ऐसी कोई मतलब लो लेवल का भी कोई कॉलेज मिल जाएगा, हालांकि कोई ऐसा कॉलेज नहीं होता है बट स्टिल एकेडमिक थोड़ा बहुत फ़र्क होता है एकेडमिक में। नंबर ऑफ हॉस्पिटल पर भी डिपेंड करता है कि कैसा हॉस्पिटल है, उससे भी डिपेंड करता है कि आप आने वाले टाइम में एक कैसे डॉक्टर बनने वाले हो। तो आपको अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई पेरिफेरल कॉलेज मिल जाएगा तो भी मैं उसको लेकर
मतलब उसको भी मैं लेकर अपना MBBS कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो आपके हमेशा ड्रीम्स में होना चाहिए कि आपको एक टॉप कॉलेज चाहिए और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे एक अच्छी रैंक लानी है। देन लास्ट थिंग कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको उसको हमेशा फेस करना है, चाहे वो आपकी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या चाहे वो आपकी आपकी फैमिलीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको हमेशा याद करना है कि आपकी फैमिली ने आपके लिए कितना कुछ किया है एंड इन फ्यूचर मुझे क्या करना है अपनी फैमिली के लिए, मुझे क्या करना है जिससे मेरी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छा फ्यूचर हो उनका, एक सिक्योर फ्यूचर हो मेरा भी और मेरी फैमिली का भी। तो इसके लिए आपको ये सोचकर आपको हमेशा मेहनत करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।